अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सबसे बड़ा सवाल अली भाई आ गया है, क्या बाबर आजम कल प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा या नहीं। जिस तरह की बुरी फॉर्म चल रही है, सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल पाकिस्तान का मैच है नीदरलैंड्स के साथ, वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट हो रही है, पहला मैच है, एक्साइटमेंट पूरी लेवल अप हो गया अली भाई। कंट्रोवर्सी ने ना वर्ल्ड कप को उठा के रख दिया। बिल्कुल जो सही। ये हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी ना कि नहीं खेलना खेलना, लेकिन उससे पहले बात यह है कि कल जो हमारी प्लेइंग 11 है वो क्या होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आज सलमान अली आगा से कि क्या बाबर आजम या फ़खर जमान जो है वो कब तक इसी तरह रहेंगे, ठीक है, और वो कब तक टीम में प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। तो सलमान आगा साहब ने बड़ा सीधा, वो कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास वाला जवाब दिया है उन्होंने कहा जी जो टीम के लिए सूटेबल होगा वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, और वो चाहे कोई भी सीनियर बंदा हो, चाहे फ़खर जमान हो, चाहे बाबर आजम हो, अगर हम लोगों को टीम कॉम्बिनेशन में कोई बंदा फिट नहीं लग रहा तो वो बाहर बैठ सकता है। तो क्या अली भाई आपको क्या लगता है कल बाबर आजम को बेंच पे होना चाहिए? मेरा ख्याल में ये एक सिंबॉलिक गुफ्तगू थी जो आज उन्होंने की है। और मुझे लगता है बाबर खेलेंगे और पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे और पूरी शान से खेलेंगे। ये सिर्फ एक उन्होंने इंटेंट शो किया है, जिस हम बार बार बात करते हैं ना इंटेंट की। तो उन्होंने एक कप्तान के तौर पे पूरा जो चार्ज है वो संभाला है और ऑटो पायलट से टीम को हटाने की बात की है। उसने कहा जी ये नहीं हो सकता कि अगर कोई परफॉर्म ना करे तो वो खेलता रहे। असल जो मैसेज था इसके पीछे, और मेरा भी मानना यही है कि टीम के अंदर सिर्फ वो बंदा परफॉर्म करना चाहिए। मतलब कोई भी चीज़ कर लें, हम टीवी के लोग हैं, अगर कोई बंदा हमें ड्रैग कर रहा है या जिसकी वजह से हम खुद को ड्रैग कर रहे हैं और एफर्ट नहीं दे पा रहे, तो उसको साइड पे कर दिया जाता है, उसको छुट्टी दे दी जाती है, उसको कहा जाता है तुम कोई और काम कर लो। इसी तरह क्रिकेट एक बड़ा टेक्टिकल गेम है और इसके अंदर हर वो बंदा मैटर करता है जो खेल रहा है। 11 प्लेयर्स में से अगर कोई भी टीम के ऊपर बोझ बनता है तो आई गेस उसको साइड पे बिठा देना ज़्यादा बेहतर है। तो आज सलमान अली आगा ने जो बात की है, मुझे नहीं पता कि वो किस सवाल के जवाब में उन्होंने की है, लेकिन जो जवाब था वो बड़ा क्लियर है और वो ये है कि जो परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। कल का एक ट्रायल मैच है, पाकिस्तान जो है अमूमन फर्स्ट गेम में फॉल्टर कर जाता है। ये बड़ा पाकिस्तान के साथ एक डायलेमा है कि बड़े मैचेस के अंदर, बड़ी सीरीज़ के ऊपर जब हम प्रेशर साथ लेके आते हैं, या तो वो ना कि हम 5 सीरीज़ हार के आ रहे हों तो प्रेशर ही ना हो, हमें पता हो कि हमने नहीं करना, लेकिन हम एक अच्छी रिदम के साथ आ रहे हैं। हमारा एक जिसे कहते हैं एक ड्राइविंग फोर्स अच्छी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज़ हराई है। अब ये कल का मैच सुबह जब आप लोग अमूमन पतंगे उड़ा के लाहौर वाले उठेंगे तो हो सकता है वो मैच पाकिस्तान जीत चुका हो या नहीं कोई नहीं अली ऐसी। भाई, वो लाहौर वाले जो है वो जिस तरह से कल बसंत स्टार्ट हुई है, रात को 12 बजे थे और लाहौरियों ने जो है वो 12 बजे ही स्टार्ट कर दिया था काम, ठीक है। मैं तो खुद बड़ा जो है ना इस फेस्टिविटी को एंजॉय करता, तो हमने भी लेकिन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मुझे लगता है बसंत की एक बात हुई है तो साथ में उस अंदोनाक वाक़े का भी जिक्र कर दें कि जिसकी वजह से बहुत से लोगों की बसंत जो है वो गारत हुई है। बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं। हम एज अ पाकिस्तानी इस चीज़ को कहते हैं हमेशा से कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी जानें गंवाई हैं और लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। लेकिन आप सिर्फ अंदाज़ा करें कि आपको कभी गाड़ी खोलते हुए उंगली के ऊपर अगर कोई चीज़ लग जाए, दरवाज़ा लग जाए, तो कितना दुख होता है। जिन लोगों के घरों से चिराग बुझ गए हैं उन लोगों को क्या फील हो रहा होगा। तो अपनी बसंत मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन उसको रिस्पेक्टफुल रखें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, क्योंकि पड़ोस में जनाजा हो तो एक दिल में ना सही बात है कसक एक उठती है, हुक सी उठती है। सही कह रहे हैं। अब रबी, मैंने जैसे अपनी टेक बता दी कि बाबर आजम को एक पैगाम दिया गया, और मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को पैगाम देना मकसद था। मकसद ओवरऑल टीम के बारे में एक गुफ्तगू करना था। ये जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं बाबर आजम कुड अराइज आउट ऑफ दिस एज अ फिनिक्स? देखिए बाबर आजम अली भाई, बाबर आजम को जो है ना, हम लोग तो जो पर्सनल हम लोगों की ख्वाहिशें हैं वो तो पूरे मुल्क की है कि बाबर आजम आए, ठीक है, और वो जैसे आपने वर्ड यूज़ किया फिनिक्स, तो वो फिनिक्स की तरह आए और वो जो है ना सारे हर तरफ जो है वो अपना नाम, हाँ, वो खा के निकल जाए सबको। हम ये चाहते तो हम सब ही हैं, ठीक है, अब पूरा पाकिस्तान चाहता है, पूरी दुनिया चाहती है जो बाबर, जितने जहाँ जहाँ बाबर के फैंस हैं। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है, जो शॉर्ट सिलेक्शन है, अब मुझे ना अली भाई एक प्रॉब्लम यह है कि बाबर, ऐसा नहीं है कि वो जो है ना स्टार्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो 30-35 उसके बन रहे हैं और उसमें वो सारी अपनी शॉट्स भी खेल रहा है, ठीक है, मिड ऑन पे भी खेल रहा है, कवर ड्राइव भी खेल रहा है, पॉइंट पे भी खेल रहा है,
ठीक है, लेग साइड पे भी खेल रहा है, एक्स्ट्रा लॉन्ग पे भी खेल रहा है, हर तरफ वो खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी शॉट्स नहीं आ रही, लेकिन वो एक रैंडम किसी बॉल में ना, किसी भी बॉल में आउट हो जाते हैं। ऐसे वो लगने लग गया कि ना बाबर आजम जैसे वॉकिंग विकेट बन गए हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि पहला मैच नीदरलैंड्स के साथ है यार वो कॉन्फिडेंस लेने के लिए ना, वो ये बाबर की जो आपने एग्जांपल दी है ना, एक लतीफ़ा याद आ गया। वो ये था कि एक वैसे तो ये बहुत सी कौमियतों के ऊपर है, लेकिन मैंने जिस तरह सुना वो एक सिख के हवाले से था, तो माजरत तमाम सुनने वाले जो सिख हजरात हैं उनसे, ये जो किसी तरह सुना है कि उनके पास ना एक मैथ का पेपर आया, तो उसके अंदर 10 सवाल थे, 100 नंबर का पेपर था। तो उन्होंने जो पहला सवाल था ना, उसको अटेम्प्ट किया, अभी 9 रहते थे, और उस सवाल को उन्होंने 11-12 तरीकों से सॉल्व किया, और नीचे लिख दिया कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको 20 और तरीकों से भी सॉल्व कर सकता था, और वो फेल हो गए। मतलब एक ही सवाल के ऊपर सारी मेहनत कर ली, 9 सवाल अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो बाबर के साथ ना थोड़ी सी सिचुएशन ये बनी हुई है कि वो अपनी सारा कैटलॉग दिखा देते हैं उस 30 स्कोर के अंदर, लेकिन वो ना एवरेज अपनी मेंटेन कर पा रहे हैं, ना वो स्ट्राइक रेट कर पा रहे हैं। तो शायद इसीलिए बार बार ये बात घूम फिर के आ जाती है कि बाबर ने खेलना है, मजीद खेलना है कि नहीं है। तो फखर दी तो गल करने की लोड़ ही कोई नहीं, फखर का तो बिल्कुल ही खत्म हुआ है ना इस वक्त। तो यही तो मेन बात है ना अली भाई, जब ये देखे 2 सीनियर प्लेयर हैं अब, और फखर जमान ने अब कितना और खेलना है। ठीक है, मेरा ख्याल है अब ये बस एक आधा टूर्नामेंट और शायद खेल लें, अगला वर्ल्ड कप तो T20 नहीं खेलेंगे वो, अगर खुद लटक जाएं कुछ और कर लें तो और बात है। अब बात ये है कि जो नीचे ख्वाजा नाफे बैठा हुआ है, अगर आप इंडक्ट करते हैं उसको, ठीक है, फखर जमान को निकालते हैं, रेस्ट देते हैं, या आप बाबर आजम को रेस्ट देते हैं, आप नया प्लेयर लेके हैं ख्वाजा नाफे, ठीक है, उसको भी कॉन्फिडेंस देना, मेरा तो ख्याल है कल हमें उसको ऐड करना चाहिए। हमने कितनी देर तक सीनियर प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है नीदरलैंड्स की टीम के अगेंस्ट भी, आप उसको लेके आए, उसको इंडक्ट करें। उसका तो देखें ना, वो टेम्पलेट ही बड़ा छोटा है, उसका 1-2 मैचेस उसने खेले हैं, उसको लेके आए कल, या बाबर को रेस्ट दें या फखर जमान को रेस्ट दें, ख्वाजा नाफे को खिलाएं, आप फखर को दे दें चलें, लेकिन आप नए प्लेयर को लेके आए। अगर वो कल चलता है, लेट से ख्वाजा नाफे कल स्कोर करता है, 50 स्कोर कर लेता है, या 23-40 कर लेता है, 23-35 कर लेता है, 23-45 कर लेता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आगे आने वाला USA का मैच है, ठीक है, यानी कि बाकी उसमें इंडिया वाला तो मैच खैर अभी नहीं है, बाकी उसके लिए भी जो है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और टीम का जो है वो मेरा ख्याल है बैलेंस और बढ़ जाएगा अगर हम एक ऐसा बैट्समैन ऐड कर दें जो स्कोर करे, और उसकी इंटेंट है। मेन चीज ये है कि इंटेंट के साथ ना उसकी परफॉर्मेंस भी नजर आएगी। नाफे के साथ भी ना मैं देख रहा हूँ वही चीज होना शुरू हो गई है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल टेक सोशल मीडिया एज समथिंग दैट इज प्रोपेगेंडा डिवाइस। ख्वाजा नाफे ने उस दिन 22 स्कोर बनाया, 12 गेंदों पे शायद बनाया। उनके जो फॉलोअर्स हैं जो बड़े दिन से वो ट्रेन करते हैं शाहिद अफरीदी के साथ, वो ये करते हैं, वो ये करते हैं, वो फलां करते हैं, और वो 22 रन्स को ऐसे डिफेंड कर रहे थे उनके कि जैसे वो एक अजीमुशान सेंचुरी है, वो मैक्सवेल वाली डबल सेंचुरी के बराबर उनके लिए वो 22 रन थे। यार इतना प्रोपोगेट ना किया करें चीज़ों को। वो अच्छी इंटेंट शो कर रहा था, चला नहीं पूरा। 22 रन से कुछ नहीं बनता, 22 रन से T20 का पेट नहीं भरता। एक बंदा 22 बनाता रहे ना तो उससे कुछ नहीं बनेगा। वो जिस तरह खेला है उसको उसी तरह से लें जितनी उसने परफॉर्मेंस दी है, और होपफुली ख्वाजा नाफे जो है वो आए, और हम चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करके जाए लोअर मिडिल ऑर्डर में, और पाकिस्तान को 50-60 रन ऐसे दे जाए जो बहुत कीमती साबित हो हमारे लिए, क्योंकि ये 50-60 रन बहुत मैटर करेंगे इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये मैच हरवाएंगे भी और जितवाएंगे भी। लेकिन अली भाई आपको ये नहीं लगता कि हम लोगों को बैंक करना चाहिए, मतलब हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए? अगर हम लोग अगर यही सीनियर प्लेयर्स को ही लेके प्लेइंग 11 अपने बनाते रहेंगे तो हमें, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इसका मतलब है कि हम लोगों को जो है ना एज अ टीम अपने प्लेयर्स पे ट्रस्ट ही नहीं है। ठीक है, हमारा जो कोच है या हमारी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो सिलेक्शन कमेटी वाले लोग हैं, ठीक है, उन्होंने तो सिलेक्ट करके दे दिया, इवन कैप्टन है और कोच है जिन्होंने प्लेइंग 11 बनानी है। अब मुझे लगता है उनको बैंक करना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए, यंग प्लेयर्स की तरफ आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ख्वाजा साहब के हक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए प्लेयर इंडक्ट हों, जल्दी से जल्दी हों और अच्छे से अच्छा खेलें। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अनवांटेड अटेंशन उनको ना दें। एक प्लेयर को प्लेयर के तौर पे लें, उसको पहले दिन से हीरो बना के ना प्रेजेंट करें। ये है वो आप देखें फेसबुक के ऊपर क्या क्या नहीं पेजेस बन रहे, और वो जिस बंदे ने, हर बंदे ने ना चुन लिया कि मैं बाबर आर्मी को ज्वाइन कर लूंगा, या मैं फलां, या मैं फखर को कर लूंगा। फखर की क्या थक्कड़ परफॉर्मेंस यार ये वाइपर्स के लिए। वो इतनी बुरी क्रिकेट खेल के आए हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 11 मैच या 12 मैच खेले उन्होंने और स्कोर उनका 200 नहीं टप्पा। ठीक है, आजकल के बच्चे, आजकल के इंडिया के बच्चे, समीर जैसे बच्चे, सूर्यवंशी जैसे बच्चे एक मैच में 200 मार देते हैं। हाँ जी,
उसके ऊपर भी आते हैं जो इंडिया ने आज अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन सिर्फ बताना ये मकसूद है कि पता नहीं, फखर के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो जो बुमराह की नो बॉल थी ना, वो इंडिया को इतनी महंगी नहीं पड़ी जितनी उसकी नो बॉल पाकिस्तान को महंगी पड़ गई। वो फखर को हम तब से चला रहे हैं और मतलब इतना चांस शायद ही किसी को मिला हो। हाँ, और जो है ना, और ये मैं बताता हूँ अली भाई, इसका ना फखर जमान का ये भी है कि ना फखर जमान को ना एक कवर बड़ा मिलता रहा। बाबर और रिजवान जब ऊपर से आते थे, ओपन करते थे, ठीक है, वो स्लो खेलते थे। एक तो आउट ही नहीं जल्दी होते थे, वो 8-10 ओवर खेल जाते थे। जब तक फखर की बारी आती थी वो तेज थोड़े बहुत स्कोर कर जाता था, कभी 15-20-22 ये वो, तो वो ना उस तरह से लाइट ही नहीं पड़ती थी उस पर। वो सारा फोकस ही रहता था बाबर के ऊपर या रिजवान के ऊपर, वो यार इन्होंने सारा मैच खा लिया, इन्होंने कुछ किया नहीं। फखर के ऊपर वो, अब फखर एक्सपोज अब क्यों हो रहा है? अब इस वजह से नजर आ रहा है कि ऊपर से जब साइम ऊपर से तेज खेल के निकल जाता है ना, ठीक है, और साहिबजादा भी दरमियान में परफॉर्मेंस करके निकल जाता है, ठीक है, तो हम अब वो ऊपर टेम्पलेट यहां सेट हो जाती है, एक बार थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, दरमियान में नीचे जब फखर आता है ना, वो फिर एक्सपोज होता है। अब नजर आता है हमें, फखर जमान नजर आता है, पहले बाबर और रिजवान की वजह से नजर नहीं आता था इनकी। और जब सबसे पहले तो एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं, आपको लगता है कि इमामुल हक एटलीस्ट इन जैसे या इनसे बेहतर खिलाड़ी थे फखर जमान से? इमामुल हक मुझे लगता है कि ना टेस्ट के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, ओडीआई के भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में तो इमामुल हक मुझे समझ नहीं, मेरे ख्याल में कितनी परफॉर्मेंसेस को हम रेटिंग के लिए रख रहे हैं, मतलब क्या ऐसे हमारे पास मीटर्स हैं कि जिनको, मतलब फखर की कितनी सेंचुरीज हैं जिनको हम कंपेयर कर सकें फखर का मैं बताता हूँ अली भाई, फखर की ना 2-3 नॉक्स हैं जो ऐसे जो जिन्होंने ना वो एक बनाया हुआ है, एक मार्क सेट किया हुआ है। जैसे उन्होंने 2017 में हमें 100 मार दिया था इंडिया के अगेंस्ट, वो जितवा दिया था मैच, ठीक है, एक वो है। फिर एक फखर ने 200 मारा था, डबल 100 किया था। फिर उसके बाद ये भी इंडिया में जो वर्ल्ड कप था ना, न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच था, उसमें वो 400 मार गए थे, तो फखर ने बड़ा तेज खेला था। और भी इस तरह की इनिंग्स हैं जो उसमें ना एक इंटेंट, तो यानी कि एक वो नजर आता है कि यार ये बंदा तेज खेल सकता है, लेकिन अब वो तेज खेल सकता है। अब शाहिद अफरीदी तेज खेलते थे, एक टाइम तक खेलते थे, अब ऐसे नहीं हो सकता ना, अब आप शाहिद अफरीदी को आप खिला दें और वो उस तरह से खेलते रहेंगे। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मेरी महदूद सी नॉलेज में, फखर इज अ वेरी शेकी स्टार्टर। हाँ, वो टेक्निकली मतलब वो पहले 15-20 गेंदें वो लेते हैं समझने के लिए, और अगर उन 15-20 गेंदों के अंदर उड़ा दें उन्हें दूसरे मुखालिफ, तो वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो टाइम जितना स्पैन लेते हैं ना, आजकल की क्रिकेट तो पहली गेंद से स्टार्ट हो रही है। हाँ, पहली गेंद से स्टार्ट, मतलब पहली गेंद के अंदर आपने सेट करना है अगले बंदे को कि भाई मैं आज तुझे मारने आया हूं, तू मुझे आउट करेगा या मैं तुझे जो है ना कम से कम 24-30 रन मार के जाऊंगा एक ओवर में। तो ये चीज जो है ना मेरे ख्याल में सलमान अली आगा जो है वो ये इंटेंट लेके आया है गेम में वापस। अच्छा, यही बात जो आप कर रहे हैं ना, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, अगर बात को, टाइम भी जरा आज कम ही है हमारे पास। सलमान अली आगा ने एक चीज बड़ी क्लियर कट कह दिया आज, और क्वेश्चन हुआ, उन्होंने कहा जी कि मैं नंबर 3 पे खेल रहा हूं, मैं अच्छा खेल रहा हूं, तो और मैं नंबर 3 पे खेलूंगा, ठीक है। एक स्लॉट तो आपका कंफर्म हो गया कि नंबर 3 पे सलमान। अगर हम प्लेइंग 11 बनाएं कल के लिए अली भाई, तो जैसे मेरे हिसाब से साइम मेरा ओपनर है ही है, मेरी प्लेइंग 11 में है, ठीक है। नंबर 3 पे सलमान आ गया, उन्होंने कह दिया कि सलमान इंडक्टेड है और वो नंबर 3 पे चल भी रहे हैं, उन्हीं को ही होना चाहिए। अब दो चीज़ें हैं, अब या तो आप साहिबजादा के साथ अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, साइम और साहिबजादा ओपन करते हैं, नंबर 3 पे सलमान आ गए, ठीक है, नंबर 4 पे अगर आप बाबर लेके आते हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से फिर नंबर 5 पे आपको फखर को निकालना चाहिए, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली नंबर 5 पे आप या ख्वाजा नाफे को ले आए, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे उस्मान खान आएंगे, शादाब आएंगे, ठीक है, और मोहम्मद नवाज आएंगे, फिर ठीक है, फिर उसके बाद शाहीन आ जाएंगे, और उसके बाद फ़हीम अशरफ भी दरमियान में अगर हम रखते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं तो अपनी टीम में प्लेइंग 11 में फ़हीम अशरफ को रखूंगा और एक फास्ट बॉलर रखूंगा साथ, वो चाहे मैं शाहीन को ही रखूंगा, मैं नसीम को नहीं रखूंगा, नसीम की फॉर्म बड़ी गंदी चल रही है, ठीक है। साथ में फ़हीम अशरफ रखूंगा और अबरार आएगा और उस्मान तारिक, यानी ये मेरी प्लेइंग 11 बनती है। तो समझ आती है, ये इस तरह से है। मुझे ये बताएं कि मैं अब अगर आगे चलूं, ये 2 मैचेस हम पहले लेते हैं, इंडिया वाला तो वैसे मैच खाया गया अभी तक, कोई पता नहीं क्या होता आगे, लेकिन क्योंकि प्रेशर बहुत जनरेट हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली फ्रेंडली नेशंस की तरफ से, श्रीलंका की तरफ से एक प्रेशर आया हुआ है कि यार हमारी होटलिंग और हमारी टिकट जो है ना वो बड़े बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। होटलिंग से अलावा ना अली भाई मुझे पता क्या लगता है, श्रीलंका का ना हमारे ऊपर ना प्रेशर वाकई जनरेट होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के खेला हुआ है, और अभी जो रिसेंटली एक
अनफॉर्चुनेट वाकया भी हुआ था जब श्रीलंका टीम यहाँ आई हुई थी, तो प्लेयर्स ने मना भी किया था कि हम जाना लेकिन चाहते बोर्ड ने हैं। और हाँ, उनके प्रेसिडेंट ने बड़ा क्लियर कट मैसेज ये इसमें मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी वो डिप्लोमेसी की थी और वहां से उनके चेयरमैन ने कह दिया था कि यार नहीं, आपने यहाँ पे खेलना है। पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान उनको ये कह सकता है कि हम आपके साथ एक बायलैटरल खेल लेंगे, हाँ कोई खेल लेंगे। इस किस्म के मतलब वर्ल्ड कप के लिए अंडर प्रेशर आने की जरूरत नहीं है श्रीलंका से। लेकिन और अली भाई ये भी तो है ना, हम लोग देखें इतने बड़े इवेंट में हम इतना बड़ा जो हमारा ये ना फाइनल नेल है हमारा, ये हमने अपनी आखिरी शॉट खेल दी हुई है, ठीक है। अगर हम इस शॉट से बैकअप चले जाते हैं ना, पीछे चले जाते हैं, या तो हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए था कुछ भी। अगर हम किसी भी XY रीजन, चाहे श्रीलंका है, चाहे वो सिंगापुर के ख्वाजा इमरान है, या कोई भी है, जो भी लोग अभी इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग डिस्कशंस करवा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से बैकफुट पे चले जाते हैं और मैच खेल लेते हैं कुछ भी कंडीशंस लेके, मेरा ख्याल है हमारी उसके बाद ना कभी से नहीं होगी, क्योंकि दिस वाज आवर लास्ट शॉट, ठीक है। हमने अपना आपको सारा दिखा दिया कि हम लोगों की वजह से भाईजान इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया 1.5 अरब का मुल्क है तो है, लेकिन इंडिया जब तक हमारे साथ नहीं खेल रहा वो पैसा उतना नहीं जनरेट होता। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलता है, बॉर्डर गवास्कर खेलता है ना, ट्रॉफी खेलता है वो अभी इंग्लैंड के साथ उसने तेंदुलकर और जेम्स सीरीज स्टार्ट कर दी टेस्ट में, लेकिन वो पैसा जनरेट नहीं होता। आप जितनी मर्जी क्रिकेटिंग नेशंस को खिला लें, A+ है ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ 5-5 मैचेस के टेस्ट मैच होते हैं, 5-5 ODIs होते हैं, 5-5 T20s होते हैं, फुल फ्लैज सीरीज खेलता है, लेकिन नहीं पैसा जनरेट होता। पाकिस्तान ने ये चीज स्टैब्लिश कर दी है कि इंडिया जितनी मर्जी बड़ी पावर है, जितना मर्जी बड़ा मुल्क है, जब तक हमारे साथ नहीं खेलेगा वो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। और वो रेवेन्यू जनरेट होता है तो ICC जो है ना सबको पैसा देता है। जितने एसोसिएट नेशंस हैं उनको पैसा पाकिस्तान के साथ जब तक इंडिया नहीं खेलता तो जनरेट नहीं होता। ये वो वाली बात है कि इंडिया अकेला जो मर्जी कर ले बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो 2 बंदियां का होना लाजमी है। अब हमने वो बात कर दी है। अब दिस इज द पॉइंट, अगर हम लोगों ने जो भी डिस्कशंस करनी है, हम लोगों के डिस्कशंस में ये चीज होनी चाहिए कि हमारा शेयर बढ़े। जो हमें आप $35 मिलियन दे रहे हैं सालाना, हम पे इतना एहसान कर रहे हैं, और $250 मिलियन इंडिया सालाना ले रहा है, ठीक है। हमें दे रहे हैं $35 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया को मिल रहे हैं $37 मिलियन, इंग्लैंड को 39 या 40 मिलियन डॉलर ईयरली मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं भाई? उन्हें इतने पैसे उन्हें क्यों मिल रहे हैं? वो पेरेंट बॉडीज के अगर हैं, अगर इतने अच्छे इतने बड़े क्रिकेटिंग नेशंस हैं, तो वो इंडिया की डोमिनेंसी को खत्म क्यों नहीं करते? वो तो सरेंडर करके बैठे हुए हैं। हम लोगों को ये पॉइंट रखना चाहिए कि भाई हमें आपने $100 मिलियन से कम नहीं देना एनुअल। आई गेस बैकएंड के ऊपर कोई इस तरह की गुफ्तगू जरूर चल रही होगी। आई फुली बिलीव इन माय बोर्ड, और मैं समझता हूँ कि बोर्ड जो इस वक्त डिसीजंस ले रहा है वो कुछ सोचे समझे पीछे सेट पैटर्न्स के ऊपर ले रहा है, तो होपफुली कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं। लेकिन रबी, कमिंग बैक टू टुमारोज टीम, अगर मुझे ये बताएं कि 2 मैचेस हम देख लेते हैं, उसके बाद वो इंडिया वाला मैच है जो नहीं हो रहा अभी तक, मैं उसके ऊपर बात कर रहा था। आपको लगता है कि फ़खर के लिए ओपनिंग बन सकती है अगर साहबजादा फरहान ऊपर से टॉप ऑर्डर से नहीं चलते, जैसा कि वो पिछले 3 मैचेस में कंसेक्टिवली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? आपको लगता है ओपनर के तौर पे फ़खर आ सकते हैं? अली भाई, मैं तो अपनी जो है ना उसमें प्लेइंग 11 में मैं तो नहीं रखता फ़खर ज़मान, नहीं रखते, ठीक है। हाँ, मतलब मैं तो फ़खर ज़मान से अगर ये है, मुझे बेटर ये है कि जो है ना बाबर को ऊपर ओपन करवा दिया जाए, बाबर से ओपन। हाँ, वो इसमें आपका मेरा और आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि मुझे यही लगता है, अगेन वही वाली बात है कि जब वो चौथे नंबर पे आ जाता है ना, पावर प्ले खत्म हो जाता है, ठीक है, और वो बॉलें जो है ना वो ऐसे पकड़ाने लग जाता है, फील्डिंग प्रैक्टिस होने लग जाती है, ठीक है। अगर हमने वो उस अगर आप देखें ना, अगर 8 ओवर गुजर गए हैं, लेट से 8 ओवर गुजर गए, उसके बाद बाबर आ रहा है, तो उसके बाद बाबर का इंपैक्ट नहीं है। वो बाबर क्योंकि वो जो है ना लॉफ्टी शॉट्स नहीं खेल सकता कि जो है बड़े इजीली वो ग्राउंड क्लियर कर ले। वो बाबर ये कि ड्राइव करेगा, मिड ऑन पे खेलेगा, वो रोलिंग शॉट्स ज्यादा मारते हैं बाबर। तो वो हम लोग, मुझे लगता है कि बाबर का जो अगर हमने प्लेइंग 11 में रखना ही है बाबर को, तो वो फिर आप ओपन रखें, ठीक है, ताकि अगर यूजफुल हो तो यूजफुल हो, हमें पता लग जाए कि यार ये बंदा ओपन कर रहा है। अगर नहीं तो हमें क्लोजर मिले, हमें पता हो कि यार ये वर्ल्ड कप भी बंदा खेल लिया, ओपन पे भी नहीं चला, ठीक है, नीचे भी नहीं चल रहा, और फिर एक क्लोजर मिले ना बाबर को कि यार T20 टीम में बाबर की जगह नहीं बनती, ठीक है। हम लोगों को एक साइड पे लगना पड़ेगा ना, हम या इस साइड पे आ जाए या उस साइड पे आ जाए हम लोग। अब वो प्लेयर भी कहेगा, प्लेयर देखे कल को बाबर के मुझे आप चौथे पे खिला रहे हैं, ठीक है, मैं तो प्लेयर ही ओपन का हूं, मैं आप या अगर चलो ओपन नहीं तो मुझे आप वन डाउन खिला दें, वो तो चौथे पे कंफर्टेबल नहीं है ना बाबर आजम का। बाबर आजम का नंबर नहीं है
वो टीम मैनेजमेंट से डिस्कशन करेगा, वो कहेगा यार आप मुझे वन डाउन खिलाएं, आप मुझे ओपन करवाएं, आप मुझे चौथे पे खिला रहे हैं, चौथे की तो मेरी गेम ही नहीं है। तो ये एक जो है हम लोगों को चाहिए कि या तो अगर खिलाना उसे ओपन करें, परफॉर्म करते हैं वेल एंड गुड, उनको स्पॉट उनका फिक्स करें, अगर नहीं करते तो भाई क्लोजर दें वर्ल्ड कप के बाद उनको। आई गेस ये भी सलमान्स कॉल टू मेक और देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान फॉर टुमारो। एक और पॉइंट अली भाई, एक और कल की मैच के लिए ना मुझे जो हमारी जो डेथ बॉलिंग है ना वो बड़ा प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, हम लोग अगर देखें शाहीन होता है वो नीचे से आगे स्कोर खा जाता है, आप नीचे 3-4 जो हमारे लास्ट टूर्नामेंट्स गुजरे हम लोगों ने इस तरह ही हारे हैं। वो नसीम होता है वो एंड में स्कोर खा जाता है। हारिस साहब तो उनका तो है ही है ना, 4 ओवरों में 50 करके जाते हैं वो, बॉलिंग से 50 करके जाते हैं, 50-60 खा के जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कल हमारी डेथ बॉलिंग की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? मतलब हम लोग क्या शाहीन क्या प्लान कर रहा होगा, हम लोग आप किसको देख रहे हैं आखिरी 4 ओवर कौन करा रहा होगा? अभी तक मेरी जो ख्वाहिश है, मैं ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी कहता रहा, और पाकिस्तान को चेज करना पड़ेगा। पहले बैटिंग कर के हम ये नहीं कर सकते कि ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता आप शुरू की सारी जो पूल है वो निकाल के अगले राउंड में जाएं और उसमें आपकी बाद में बैटिंग आए और आप वो एक इम्पॉर्टेंट मैच हार जाएं। यार छोटी टीमों के खिलाफ प्रैक्टिस कर लो, चेज करने की भी कर लो, पहले भी करके देख लो। इंडिया के बारे में एक हमारा कॉमिक है एक पाकिस्तानी, अरसलान। हाँ जी, अरसलान कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ ना हमेशा चेज करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान जाती है ना तो बैट्समैन बोनतर जाते हैं उन्हें वो क्राउड ही नहीं समझ आता इंडिया के खिलाफ, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा होता है इंडियन क्राउड। तो वो यूजुअली सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी की इक्वेशन है जो जिसके अंदर हमने आंसर हमारा राइट आया, बाकी सारे गलत हुए हैं। तो ये बात, और दूसरा ये है कि कल के लिए अगेन बेस्ट विशेस, होपफुली आप कोई रिकॉर्ड सेट करें। यार हम भी देखना चाहते हैं पाकिस्तान ने किसी टीम को, छोटी टीम को, मतलब मैंने अपने बचपन से सिर्फ ख्वाहिश की है कि यार कोई मार दो, कोई जिम्बाब्वे ਨੂੰ 600 स्कोर मार दो, कोई 400 मार दो, 390 मार दो, कुछ कर दो यार। कोई ये इस तरह की टीमें हाथ में आई हैं, छोटी टीम के आगे तो असली दुआ मांग रहे होंगे सिर्फ जीत जाए यार। हम ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। और कल अमेरिका ने एक दफा फिर हवाइयां उड़ाई हैं, न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया है। आज इटली की टीम जिसके अंदर मार्कोनी, दलबूनी, कनबूनी और मार्को करकीजी इस किस्म के प्लेयर खेल रहे थे, भाईजान उन्होंने हराया है एक टीम को। आपकी ना यूएई की टीम जिसके अंदर पाकिस्तानी इंडियन खिलाड़ी भरे होते हैं, मतलब जो अच्छे जो खर्चा लेते हैं यूएई की गवर्नमेंट से क्रिकेट खेलने का, उनको आज उन्होंने इस तरह हराया कि तबीयत फ्रेश हो गई। रबी मेरे ख्याल में 130 स्कोर से हराया, वो इतना ही 190 बना के उनको मेरे ख्याल में उन्होंने 70-80 पे बुक किया। इस तरह ही है, वो डबल डिजिट में फारिग हुए हैं वो। तो ये बड़ी एक ना सोचने की चीज है, और वो सारे बॉर्न इटालियन प्लेयर्स हैं। मतलब ये नहीं है कि इटली ने टीम बना दी अमेरिका की तरह, कोई इधर से पढ़ लिया, कोई उधर से पकड़ लिया, 2 इंडियन डाल लिए, 3 श्रीलंकन डाल दिए। भाईजान वो सारे मार्कोनीज हैं, मार्कोनीज। तो ख्याल से ये बड़ा एक मजे की चीज बनने जा रही है। ये T20 वर्ल्ड कप कोई इतना आसान नहीं होना जितना लोग समझ रहे हैं। सही बात है। अच्छा अली भाई, वैसे ना एक और चीज़ है, हम लोगों का जो है ना ये उस्मान तारिक जो है आज, वैसे ये भी एक बड़े मजे का वो जो है ना उसने सलमान अली आगा ने आज कहा, उन्होंने कहा जी क्वेश्चन हुआ उस्मान तारिक के बारे में एक्शन के ऊपर, और ये वो उन्होंने कहा यार वो अब ये एक ही काम रह गया कि उस्मान तारिक ने अपने गले में बेल्ट एक डाल ले, उस पर लिख के लिखवा ले कि मैं 2 दफा एक्शन क्लियर करा के आ चुका हूं, मेरा एक्शन क्लियर है। तो सर छड़ दो उस्मान तारिक दी जान, ठीक है। सारे वो इंडियंस जिनका जो है ना उस्मान तारिक के पीछे पड़े हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस जो उस्मान तारिक के पीछे में पड़े हुए हैं कि यार इसका एक्शन, भाई उस पर देख तो लो, वो बंदा अपना एक्शन क्लियर करवा के आया हुआ है, ठीक है। और जिसको कंप्लेन थी ना बाद में उसने माफी भी मांगी थी उससे, ठीक है, मिचेल मार्श ने माफी मांगी थी उससे। तो यार ये इंडियंस जो है, ये क्यों इंडियंस, तुम लोगों को मसला क्या है? इंडियंस का मसला क्या है भाई? कैमरन ग्रीन ये इंडियंस का मसला क्या है? ये उस्मान तारिक के पीछे यार एक तो वो खूबसूरत है लड़का, ठीक है, वो लंबा है, ठीक है, वो चौड़ा है, ठीक है, वो गुड लुकिंग है, वो अंग्रेजी भी सही बोल लेता है। असल में टेंशन ये है कि और कोई कुड़ी फेर ना इंडिया दी फिदा हो जाए ना, वो उस्मान तारिक भी इंडियन लड़की ना ले आए, ब्याह और ना कर ले लड़का। ये तो है वो आपकी भाई, कम से कम आपकी इंडस्ट्री के ना यकीन माने वो बेचारा ग्राउंड में खेलता उनसे 1000 गुना खूबसूरत लग रहा होता है। तुसी अपना
ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ वरुण धवन को खड़ा करने साथ अल्लाह की कसम चपेड़े मारता है ये लड़का चपेड़े उसकी वेस्ट तक आएगा वरुण धवन इतनी मोटी हील पहन के। वैसे मुझे तो हैरत है इतनी लंबी हाइट के साथ ये फास्ट बॉलर क्यों नहीं बना। हाँ ये वैसे ना हाँ ये अच्छा वैसे सही आप कह रहे हैं इतनी लंबी हाइट का स्पिन बॉलर मतलब यार सूट ही नहीं कर रहा तुझे तो आना चाहिए तू भाई अनिल कुंबले दे ਉਹਦੇ बाद दूजा लंबा है इंडिया से ये जो है अभी जो कल जिनकी हम बात कर रहे थे अश्विन की अश्विन यार लंबे स्पिनर अच्छे नहीं लगते ऑनेस्टली बचपन से नहीं अच्छे लगते वो मुश्ताक अहमद जैसे छोटे वो ना वो समझ आती है मजा आता है देख के सही बात है लंबा बॉलर आ रहे थे छूट रहे हैं स्लो हमारे ना अली भाई वो टेक्निकल में शहजाद शाहजी नहीं होते थे हाँ जी वो जो 6.5 फुट के थे 6.5 फुट के थे तो वो ना बातें भी बड़ी स्लो करते थे धीमे थे हाँ जी 6.5 फुट के थे अजबी बातें भी करते थे तो उनका हमने नाम रखा हुआ था कि स्पिन बॉलर है इतनी हाइट है और करते बातें स्लो है स्पिन बॉलर हमने उनका नाम रखा आगे स्पिन बॉलर आगे तो ये उस्मान तारिक का ये वाला भाईजान आप तो दूसरों की बातें कर रहे हैं मैं आपको अपना वाक्य बता देता हूँ मैंने उस दिन अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर ना एक अपनी एक गजल पढ़ी और वो पोस्ट कर दी तो बहुत से लोगों ने तारीफ की नीचे एक पता नहीं कहाँ से गुजरांवाला से थे फैसलाबाद से थे उन साहब ने कहा भैन जिन्ना ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਭਲਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾਮ ਕਮਾਓ ਤੁਸੀਂ ये शायरी कर रहे हो सही बात है इतने लंबे बंदे से शायरी सॉफ्ट स्पोकन अच्छा नहीं लगता मैंने फिर उन्हें कहा मैंने कहा साइज पे नहीं जाना चाहिए अगर जुस्से से पहलवानी होती ना तो इंडिया को हम फेंटी ना लगाते ये भी वाह 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 तो क्या मैंने ये उनको जवाब दिया सही बात है वो मसल जो है अच्छा वैसे ना ये चले अब ये उस्मान तारिक की बात ही हो रही है कह रहे उस्मान तारिक को तो ये कौन है जी ओनली शिवा साहब कह रहे हैं उस्मान तारिक को तो ईशान और अभिषेक बटारा अगर मैच होता बताते अगर मैच होता ठीक है तो मैच हो जाएगा सेमीफाइनल में खेलेंगे फाइनल में खेल लेंगे इंशाल्लाह आपके साथ खेलेंगे चलें यार ये ठीक है अच्छा यार आप लोग अपना ज़र्फ चेक करें और हमारा ज़र्फ चेक करें सबसे पहले सारी चीजें छोड़ के ना मुबारक लें आप लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं बड़ा अच्छा खेले हैं आपके लड़के ये जो है सूर्यवंशी कमाल 400 स्कोर मारा है जी बड़ी अच्छी बात है इंडिया ने वो डोमिनेंस शो की है अपनी पूरी ऑल्दो के इसके अंदर ये एक फैक्टर रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा बैटिंग विकेट थी लेकिन स्टिल ही हैज बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के आईसीसी के किसी इवेंट के फाइनल में इतना स्कोर नहीं किया और हमारे लड़के समीर मिन्हास का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है जो अभी उसने हाल ही में बनाया था ये एशिया कप में तो लेकिन वेल प्लेड और इंग्लैंड ने बड़ी अच्छी एफर्ट पुट की थी 10 ओवर रहते थे तो 311 के ऊपर उनकी टीम आउट हो गई जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे अगर उनके एक दो प्लेयर्स चल जाते एक रन आउट हुआ उनका लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द गेम सो कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर विनिंग दिस स्पेशली योगेश गुप्ता ओनली शिवा टाइप के लोग जो हमें कसवर्ड्स दे रहे हैं भाईजान लेकिन हमारी तरफ से आप जो है ना मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आपके अभी आप हमें तो इस बात की खुशी है कि अभी आपके 14 साल के प्लेयर्स हैं वो इतना प्यारा खेलते हैं तो जब वो तकरीबन कोई 10 साल बाद 15 साल के होंगे तो कितना अच्छा खेलना शुरू कर देंगे तब तक लेकिन ये हाँ अब देखें जो ये फनी है ये फनी टेक मैंने सिर्फ इसलिए लिया अभी कि ये एक आपके भी जोक चल रहा है आपके यहाँ भी जोक चल रहा है कि वो 14 साल से ऊपर लेकिन देखिए बात यह है कि हम उस चीज को मानते हैं जो है भाई आपकी डोमिनेंस है आपने हमें अंडर 19 में हराया हमारी टीम ने बहुत बुरा खेला आपके अगेंस्ट जीता हुआ मैच हार गई अच्छा ठीक है उसमें हमारा कसूर है हमारी टीम का कसूर है आपने डोमिनेंस शो की आपने आज फाइनल में भी शो की ठीक है तो आप जीत गए आप एक्सेप्ट हम एक्सेप्ट करते हैं आपको मुबारकबाद देते हैं लेकिन जहां हमारी डोमिनेंस है वो चाहे 6-0 7-0 8-0 चाहे वो अभिनंदन हो ठीक है चाहे वो उधमपुर की बेस हो चाहे वो उन चीजों में ना आए जो सच है उसको सच बोलें जो गलत है उसको गलत बोलें सीधी सी बात है और मैं आपको एक बात बताऊं आज एज ए पाकिस्तानी मैं आपको एक चीज कहता हूं यू ओ दिस टू आवर बॉयज के ये आपकी आज जो आप टीम आपकी जीती है उसकी रीजन ये है कि इनके पास अच्छा खासा मौका था बेशर्मों के पास कि आपको बाहर कर देते हाँ या आप लोगों को रन रेट की बुनियाद के ऊपर बाहर कर सकते थे हमारे लड़के जितने ये प्लेयर्स हैं मतलब समीर मिन्हास आउट हुआ तो सारा पीछे कुंबाई उठ के आ गया ना सही बात है इतनी अच्छी बैटिंग करते करते तबाह करके पूरा मैच आपको पकड़ा के ना सिर्फ मतलब वो एग्जिट तो किया वर्ल्ड कप से आपको विक्ट्री भी दे आए जाते हुए जो एक कंसोलेशन हो सकती थी कि इंडिया से चलो जीत गए
तो ये इन लड़कों ने आपको अगली उसमें भिजवाया। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत कमाल मैच खेला और वर्ल्ड कप का फाइनल तो आपने कमाल ही खेल दिया। तो अगेन ट्रेडिंग सीक्रेट साहब हैं जी, इंडिया से कह रहे हैं हमें कि बिग फैन सर फ्रॉम इंडिया, नाइस लुकिंग स्टूडियो। ठीक है, थैंक यू जी ट्रेडिंग सीक्रेट साहब। और ये साथ ये भी कह रहे हैं कि बाबर 56 कल का मैच में 100 पक्का है। चलें जी, वो तो देखते हैं क्या बनता है। अच्छा अली भाई, टाइम कम है, जाते जाते एक और चीज़ बात कर लें। बांग्लादेश ना, ये कहा किसने है कि 100 ये इंडिया में है, इंडिया वालों ने कहा कि 100 पक्का है बाबर का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंडिया आपकी जुबान मुबारक हो, अल्लाह करे। लेकिन वो 100 हमें इतना लंबा ना पड़े, इतने ओवरों में ना पड़े कि वो 100 ही बने बाबर का ही, बाकी लोग भी स्कोर करें। हाँ जी, क्या जाते जाते क्या अच्छा, जाते जाते मैं कह रहा था, ये बांग्लादेश ने ना ये स्टार्ट किया है, एक टूर्नामेंट कर रहे हैं वो। अभी वर्ल्ड कप से टीम तो बाहर हो गई है, अभी वो तीन टीमों का एक टूर्नामेंट है। वो एक है जी, उसकी टीम का नाम है दुरुंतू 11, एक थमुक्तू 11 है और एक दरबार 11 है। ठीक है, तो ये कर रहे हैं 5 फेब से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 फेब से। और इसमें क्या हो रहा है, 3 प्लेयर्स हैं जिसमें इसमें वो प्लेयर होंगे जो सिलेक्टेड नहीं है, वर्ल्ड कप में नहीं गए ना, वो आएंगे, इंडक्ट करेंगे। तीनों के कैप्टन जो हैं वो बांग्लादेशी होंगे। एक छोटा सा टूर्नामेंट करवा रहे हैं और 9 को उसका फाइनल है। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी टीम को भी इंगेज किया और बाकी इधर उधर के प्लेयर्स को भी इंगेज करके एक छोटा सा टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो अली भाई, एक चीज़ है जो इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था, ये ना डिस्कशन हो रही है, मुझे वैसे तो मुझे वेग ही लगती है कि पाकिस्तान ना एक पैरेलल एक क्रिकेट कौंसल खड़ी करे। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो जो ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक पैरेलल कौंसल खड़ा करे जिसमें बांग्लादेश को अपने साथ रखे, सऊदी अरेबिया को साथ रखे। ठीक है, सऊदी अरेबिया में लीग तो होनी है, वो बहुत महंगी लीग होगी, उनको साथ इनिशिएट करे, उनके साथ मिलाए। और एक अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछने से पहले मैं अपना ये बता दूं कि मेरे हिसाब से ये बड़ी ही बोगस बात है। ठीक है, इस तरह का कुछ हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता था, वो ये हो सकता था कि आप अपनी किसी तरह रेट इस्टेब्लिश करें, इंडिया की हेजमनी को चैलेंज करें, जो आपने कर दिया है। अब यहां से आप इसको इस पॉइंट से वापस ना आए। ठीक है, इंडिया का मैच छोड़ें, अपनी शर्तें बनवाएं, अपनी कंडीशंस बनवाएं और इसी के ऊपर काम करें। यू हैव टू स्टे इन द पूल। ठीक है, आपको अगर दरिया में रहना है ना, तो उसके अंदर ही रहना, बाहर निकल के मछली तो नहीं जिंदा रहती ना। यू हैव टू लिव विद आईसीसी एंड यू हैव टू मेंड द रूल्स ऑफ आईसीसी के। वो जो हेजमनी क्रिएट की हुई है उसको खत्म किया जाए। जी अली भाई, ये बात शायद ना लोगों ने हमारी किसी डिस्कशन से गलत अखज कर ली है, क्योंकि आजकल फेसबुक के ऊपर बड़े जर्नलिस्ट बन गए ना। वो हर एक बंदे की पोस्ट के उसने उसके बारे में ये कह दिया, उसने उसकी बीवी के बारे में ये कह दिया, ऐसे बनी होती हैं। तो मैंने उस दिन एक बात की थी यहाँ बैठे बैठे कि मैंने कहा था कि पीसीबी को ये चाहिए कि वो अरब कंट्रीज़ जो हैं, जो खलीज के ममालिक हैं, उनकी क्रिकेट के साथ ऐसे इश्तराक करे, ऐसी चीज़ें करे कि पाकिस्तान की जो अपनी PSL है और दीगर लीग्स जो हैं वो स्टार्ट हों और पाकिस्तान के पावरफुल और रिच फ्रेंड्स हों। क्योंकि क्रिकेट के अंदर पावर जो है वो रिचनेस के साथ बड़ी को एग्जिस्ट करती है, या ये कह लें इक्वल्स वाली बात हो जाती है। तो इन दोनों जब बातें होंगी तो यही हो सकता है कि पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्गर क्रिकेट प्लेइंग नेशन बने, उसके इन लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ICC के मुकाबले में एक और कोई चीज़ बना देंगे। भाई वो एसोसिएट नेशंस हैं ये जो हैं, ये सऊदीया हो गया, कुवैत हो गया, इस तरह के ममालिक जो हैं ये तो बेचारे। अली भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है इंडिया से। वो वैसे तो अभी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, नवनीत है, लेकिन जो भी सेंसिबल बात करते हैं वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये आप पहले जवाब दें, फिर मैं बता देता हूँ। व्हाट आर योर 4 सेमीफाइनलिस्ट? आप नवनीत को बता दें कि आपको क्या लगता है कौन 4 सेमीफाइनलिस्ट? 4 सेमीफाइनलिस्ट, इंग्लैंड, इंडिया ऑन टॉप डेफिनेटली, इंग्लैंड, होपफुली पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया और या अफगानिस्तान। सही है। अच्छा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया हमारे ग्रुप से जाएंगे। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, मुझे ऐसे लगता है कि 3 सेना कंट्रीज तो वहाँ मैंने 3 सेना। ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया आपने। नहीं, ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला, ऑस्ट्रेलिया बोला। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ / इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। मुझे अफगानिस्तान के ना बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान के बहुत स्ट्रॉन्ग। चलें, सही है, देखते हैं अली भाई फिर क्या होता है। अब मेरा ख्याल है आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, कल मैच है
और नया, हाँ वो नए सेट की हम लोगों को काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार सेट अच्छा लग रहा है, तो थैंक यू सो मच सर। अभी तो हमारी स्क्रीन नहीं चली, अभी तो हमारी स्क्रीन नहीं चली, आज हमसे यूएसबी उसके अंदर लगी नहीं है, अभी तो हम आपको बताते हैं वो जब पीछे ऐसे और अभी जिशान भाई भी आज नहीं थे, वो आज बसंत के उसमें बिजी हैं काम में, तो कल इंशाल्लाह वो भी साथ होंगे। और कल अली भाई हम लोग दोपहर को करेंगे राइट आफ्टर द मैच जी, पाकिस्तान के मैच के फौरन बाद तकरीबन 1 बजे हम इंशाल्लाह आपके पास हाजिर होंगे। दुआ कीजिएगा कि हम अच्छे चमकते खुश चेहरों के साथ आए, इंच दा मुंह ना बने होए इंच दा मुंह बनया होया ना ते फिर बहुत, क्योंकि उसके बाद जो मैच स्टार्ट होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है कि अगर पाकिस्तान ये अगला मैच अमेरिका से 4000 रन से जीत जाए और इंडिया के खिलाफ 2 पॉइंट उसके चले जाएं और उसके बाद फिर हम नामीबिया से 10 लाख रन से जीत जाएं तो शायद हम अगली स्टेज में जा सकते हैं। ये वाले हिसाब करने का ना हमें शौक है, हम करना चाहते हैं सीधी सीधी विक्ट्री होए, सीधे सीधे मजे हों, नहीं तो हार के कारण आ जाओ यार। चलें ठीक है, आज के लिए अली भाई इजाजत लेते हैं, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं, फिर कल ट्यून इन करते हैं और होपफुली हैप्पी एनर्जी में मिलेंगे। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।